हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 अ रूम 10 इंटू 8, 10 बाय 8 फीट का एक कमरा, उसका ट्रांसलेशन। और ये रूम 10 इंटू 8 का दूसरा भाग है जिसमें हम आज ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें, बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार हमारा जो लेसन है ये। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट द लेसन। सबसे पहले इस पार्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। के.एस. दुग्गल इज ए रिनाउंड इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विथ इक्वल ईज। के.एस. दुग्गल जो हैं, ये चित्र में जैसा कि दिख रहे हैं, के.एस. दुग्गल लेखक हैं, रिनाउंड इंडियन राइटर यानी प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं ये। हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी, उन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी में अपना लेखन कार्य किया है। विद इक्वल ईज यानी समान, ईज यानी सरलता, तो समान सरलता के साथ उन्होंने पंजाबी और इंग्लिश में लिखा है। ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, एंड प्रोलिफिक और बहुत ही बहुसर्जक हैं। एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूएबल, एक लेखक के रूप में उन्होंने बहुत ही इमेंस यानी विशाल और मूल्यवान लेखन का कार्य इन्होंने किया है। He has penned more than 500 short stories। अब यहाँ पर जो penned लिखा है, पेन से penned बना है यानी लिखा है। More than 500 short stories, इन्होंने 500 से अधिक लघु कहानियां लिखी हैं, लघु कथाएं। 10 novels, 10 उपन्यास लिखे हैं। 50 short plays, 50 छोटे नाटक और 7 जो है बड़े नाटक इन्होंने लिखे हैं, ड्रामा। Besides several works, और इतने सारे कई सारे इतने लेखन के साथ में वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी कई सारी जो है साहित्यिक समालोचना भी इन्होंने लिखी हैं। एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, और पद्य के जो है उन्होंने 2 खंड भी पुस्तकें यानी लिखी है। एंड हीज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। तो ये सारी चीजें इन्होंने अभी तक लेखन कार्य किया है। ही इज ए रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड हैज बीन आल्सो डेकोरेटेड विद पद्म भूषण। तो रेसिपिएंट यानी प्राप्त करने वाले या विजेता है ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस, कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं ये। एंड ही आल्सो बीन डेकोरेटेड, और उनको जो है विद पद्म भूषण जो सम्मान है उससे भी इनको सुसज्जित किया गया है। डेकोरेटेड का मतलब सुसज्जित किया गया है। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप, और ये जो हमारा पाठ है वो जनरेशन गैप यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो अंतराल होता है उसको जनरेशन गैप कहते हैं, पीढ़ी अंतराल। तो उस पर आधारित है, उस विषय पर आधारित है। Which is emerging as a serious threat to our social fabric, और जो हमारे सामाजिक ताने बाने, सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने के लिए क्या है, सीरियस थ्रेट है, गंभीर चुनौती है। Which is emerging यानी जो कि बढ़ रही है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में इसका उदय हो रहा है, emerging उदय हो रहा है। The story highlights how complacency and possessiveness, अब स्टोरी जो है, ये कहानी यहाँ पर जो है आत्मसंतोष, कॉम्प्लिसेंसी का मतलब आत्मसंतोष या शालीनता, और पॉजेसिवनेस अधिकारिता के बारे में ज्यादा उसने प्रकाश डाला है। लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और पर्याप्त समझ का अभाव। एंड म्यूचुअल लव, आपसी प्रेम। एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप, और जो है आपसी प्रेम, देखभाल व अभाव इस विषमता को बढ़ा दिया है। केयर और देखभाल ने वाइडन दिस गैप, इस विषमता को बढ़ा दिया है, यानी ये जो जनरेशन गैप है उसमें ये चीजें
बढ़ा दिए हैं। The writer voices his grave concern over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by the modern fashionable society। अब यहाँ पर जो लेखक है, the writer voices, यहाँ पर लेखक कहना चाहता है, voices his grave concern, यहाँ पर लेखक है वो गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, grave concern over the growing tendency। ग्रोइंग टेंडेंसी का मतलब जो बढ़ती प्रवृत्ति है किसकी, इल ट्रीटिंग, यानी किसी के साथ इल ट्रीटिंग का मतलब अपमानजनक व्यवहार करना, यानी अपमानजनक व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उस पर लेखक की चिंता है वो बढ़ रही है। ग्रेव कंसर्न, उस विषय पर बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में। वंस ऑन पेरेंट्स, यानी कि हर किसी व्यक्ति के अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी के साथ में जो अपमानजनक स्थिति बन रही है उसकी प्रवृत्ति जो बढ़ रही है बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, इस आधुनिक फैशनेबल समाज के द्वारा, तो उस पर जो लेखक ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है यानी लोगों की अपने माता पिता के प्रति अपमानजनक व्यवहार, दादा दादी के प्रति अपमानजनक व्यवहार की प्रवृत्ति है जो बढ़ रही है, उसे इस बढ़ती प्रवृत्ति पर लेखक ने जो है इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। It is a thought-provoking story written in a satirical vein। और यह काफी thought-provoking, विचारोत्तेजक कहानी है, यानी बहुत ही दुखद स्थिति की बात है। स्टोरी रिटन इन ए सैटारिकल वेन, इस कहानी को उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है, समाज पर व्यंग करते हुए इन्होंने इसमें लिखा है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। A room 10x8, अब यहां से हम इस पार्ट को पूरा समझेंगे। This room might be 10x8, यह कमरा जो है 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा हो सकता है। पॉइंटिंग टू स्क्वायर, एक चौखाने की तरफ, एक वर्गाकार क्षेत्र की तरफ, भाग की तरफ इशारा करते हुए मिसेज मलिक ने कहा। इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो नक्शे का मानचित्र, ड्राफ्ट प्लान नक्शे का मानचित्र जो बना हुआ है उनके टेबल पर, लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ है, बिफोर देम यानी उनके सामने जो नक्शे का मानचित्र पड़ा हुआ है उसमें एक चौखाने की ओर इशारा, चौखाना यानी इस तरह का जो चौखाना है उसकी ओर इशारा करते हुए उन्हें कहा कि ये जो कमरा है वो 10x8 फीट का हो सकता है। नेक्स्ट है, इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, और ये तीसरी बार उन्होंने इस पर अपना सजेशन दिया, अपना सुझाव है वो दे रही हैं। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज्ड टू डिजाइन द हाउस, और इट सीम्ड यानी ऐसा प्रतीत होता है कि डिडंट रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब यहाँ पर प्रभाव से है, कॉपी पेन वाला कोई रजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में हर शब्द का अपने सेंटेंस के अनुसार अर्थ निकलता है, इसलिए आप जो मीनिंग याद कर रहे हैं वही उसका अर्थ हो ऐसा निश्चित नहीं है। तो इट डिडंट, और उसने कहा कि तीसरी बार इस बात पर जोर दिया कि ये जो कमरा है 10x8 फीट का, उसकी तरफ इशारा करते हुए, तो यहाँ पर इट डिडंट रजिस्टर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऑन आइदर या तो उसके पति और द आर्किटेक्ट या जो भवन शिल्पी है, वास्तुकार है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एंगेज टू डिजाइन द हाउस, जो मकान के डिजाइन बनाने का जिसको काम दिया गया था। एंगेज का मतलब यहाँ पर काम देने से है, काम में व्यस्त होने से है। नेक्स्ट है, द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। द मलिक का मतलब यहाँ पर किसी भी परिवार के लिए उसके साथ में हम द लगा देते हैं तो वो परिवार बन जाता है। तो द मलिक यानी मलिक परिवार वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, स्वयं का एक मकान है वो दिल्ली में, ओन हाउस, ओन स्वयं का एक मकान जो है वो दिल्ली में वो बनाने जा रहे थे। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम्स एगो, और उन्होंने दे हैड परचेज्ड उन्होंने खरीदा था, ए प्लॉट यानी एक भूखंड खरीद लिया था, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम्स एगो, कुछ समय पहले यानी शहर की सबसे अधिक सुंदर कॉलोनी में उन्होंने एक भूखंड है वो फैशनेबल कॉलोनी में उन्होंने एक भूखंड खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और अब
जबकि नाउ दैट का मतलब अब जबकि उनका जो है उन्हें दिल्ली में पुनः स्थापित कर दिया गया है, वापस इनकी पोस्टिंग है वो दिल्ली में हो जाती है। दे थॉट, और वे सोचते हैं, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, यानी अब वे मकान है वो बनवा सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि अब दिल्ली में इनकी पोस्टिंग हो गई है, वहां रहेंगे। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, मन ही मन है, दिल में ही, अपने दिल में ही श्रीमती मलिक है वो विचार करती है, उन्होंने तय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, इस घर के काम पूरा हो जाने के बाद, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. She would stay back in Delhi, वो दिल्ली में ही रहेंगी। even if, जबकि, यानी यहां तक कि her husband was transferred, उनके पति का स्थानांतरण to another station, किसी भी स्थान पर हो जाए तो भी वो दिल्ली में ही रहेंगी, ऐसा वे निर्णय लेती हैं, ऐसा वे सोचती हैं। Because she was sick of their posting, क्योंकि वो तंग आ चुकी थी, सिक, परेशान हो गई थी, इनकी बार बार अलग अलग स्थान पर पोस्टिंग होती थी, अलग अलग स्थान बदल करके वो परेशान हो गई थी, इसलिए वो कहती हैं कि she would stay back in दिल्ली, वो अब दिल्ली में ही रहेंगी, चाहे उनके पति का ट्रांसफर है वो किसी अन्य स्थान पर ही क्यों न हो जाए। every other year they were moved to a new place, हर दूसरे वर्ष, every other year, हर दूसरे वर्ष, they were moved to a new place, हर दूसरे वर्ष वे एक नए स्थान पर जाने से मजबूर हो गए थे, परेशान हो गए थे। now that the children were grown up, क्योंकि अब जबकि बच्चे, now that, अब जबकि, now that का मतलब अब जबकि बच्चे बड़े हो गए थे। it was not desirable to shift them from school to school, और उन्हें बार बार अलग अलग स्कूल में भर्ती कराना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है, लेट्स गो फॉरवर्ड। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, और मिसेज मलिक कहती हैं कि अगर जाना पड़ेगा तो वो ही जाएंगे। मिसेज मलिक कुड गो अलोन, यानी उनको ही जाना पड़ेगा, मिस्टर मलिक कुड गो अलोन, वे अकेले ही जाएंगे अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और वो बच्चों के साथ में, सेटल डाउन यानी वहां पर सेट हो जाना, बस जाना, परमानेंटली यानी स्थायी रूप से दिल्ली में ही वो अपने बच्चों के साथ में रहेंगी, उनको जाना है तो वही जाएंगे, उनका ट्रांसफर हो जाता है तो। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और संगति के लिए, कंपनी यानी संगति, साथ के लिए उनके साथ उनकी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ, उनकी सास है, वो उनके पास होंगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक महोदय ने इसमें कोई ऐतराज नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नेक्स्ट है, दिस रूम माइट बी 10 into 8, मिसेज मलिक रिपीटेड, और मिसेज मलिक हैं वो वापस कहती हैं, दोबारा से कहती हैं कि यह कमरा 10 into 8 फीट का हो सकता है। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट रूम यानी पास वाले कमरे में उसके जो पति हैं वो फोन पर बात कर रहे थे, अटेंडिंग यानी उसको अटेंड कर रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे बगल वाले कमरे में। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, मिसेज मलिक ने कहा कि यह कमरा 10 into 8 का हो सकता है। उस दौरान उनके पति हैं वो फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन, लेकिन आर्किटेक्ट ने व्यक्त किया, उसने समझाया, बताया कि बट दिस इज ए स्टोर रूम, लेकिन यह तो स्टोर रूम है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, उस हर एक दोस्तों तक पहुंचाएं जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, ताकि वे भी घर बैठे इस कोरोना काल में इसका लाभ ले सके और अपनी पढ़ाई जारी कर सके। Yes, but I thought it could be my mother-in-law's room. अब यहाँ पर मिसेस मलिक कहती है, हाँ, but I thought, किंतु मैंने सोचा है कि it could be my mother-in-law's room, ये मेरी सास का कमरा हो सकता है। And after her, it might be used as store room. और after her, और उसके बाद में might be किया जा सकता है, यूज्ड यानी प्रयोग किया जा सकता है, एज ए स्टोर रूम, एक भंडार कक्ष के रूप में, इसका जो स्टोर रूम के रूप में इसका प्रयोग है वो किया जा सकता है। उनके बाद द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, और आर्किटेक्ट ये बात सुन करके जो है
वो इसको समझ नहीं पाया, आर्किटेक्ट है वो इस बात को समझ नहीं पाया। ही लुक्ड पजल बाय मिसेज मलिक ऑब्जर्वेशन, यानी मिसेज मलिक के जो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने जो टिप्पणी की, उसको देख करके वो थोड़ा है भ्रमित दिखाई दिया। लुक्ड पजल, पजल का मतलब भ्रमित, भ्रम में पड़ जाना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो मैं जो आपके लिए बना रहा हूं वो कैसे हैं, आपके लिए कितने उपयोगी हैं। I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her, it could be converted into a storeroom. I mean, मिसेज मलिक कह रही है, I mean, मेरा मतलब, my mother-in-law could use the room for the present. वर्तमान में मेरी सास है, वो इस कमरे को काम में ले सकती है। As you know, जैसा कि तुम जानते हो या आप जानते हैं, she is old and infirm, वो बूढ़ी और कमजोर है। She isn't going to be there for, वो हमेशा तो नहीं। And after her it could be converted into a store room, और उसके बाद इसको स्टोर रूम में बदला जा सकता है। मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड होल्टिंगली, यानी मिसेज मलिक है वो इस तरह से रुक रुक करके जो है बोलते हुए कह रही हैं, यानी मेरे कहने का मतलब माई मदर इन लॉ कुड यूज दिस रूम, अभी वर्तमान में मेरी सास है वो इस कमरे को काम में ले सकती हैं, जैसा कि आप जानते हैं वो बूढ़ी और कमजोर है। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो हमेशा तो नहीं, और उनके बाद स्टोर रूम में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से वो रुक रुक करके जो है बोलते हुए कह रही है। नेक्स्ट है मिस्टर मलिक जॉइन देम, मिस्टर मलिक हैं वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं, वो भी उनकी बातचीत में। इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बात करते समय, ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, और उन्होंने भी इस सुझाव पर ध्यान दिया था। सजेशन यानी सुझाव। ही टू, वे भी, was the opinion that store should be a little bigger, और उनका भी विचार था कि स्टोर है वो should be little bigger, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। दोस्तों मेरे चैनल को इस प्रकार के सारे वीडियो, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से ध्यान से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह का बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो है आप इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा और वहां पर ऑल पर आप क्लिक कर लें और इसको ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के जो भी जितने टॉपिक और बाकी हैं उन सब के वीडियो आते ही तुरंत आपके अपने मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सूचना आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि 12th क्लास का कोई नया वीडियो आया है। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट्सएप के द्वारा कोई आपको शेयर करे इस वीडियो को और फिर आप उसको देखें, तो उसमें तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, बहुत आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे का पढ़ते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम, और वे, इट इज ऑलवेज बेटर, हमेशा ही ये अच्छा होता है, टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, यानी एक बड़ा सा जो है स्टोर रूम हो, सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, ताकि कोई भी उसमें जो ट्रंक्स होते हैं, बक्से होते हैं, पेटी होती है, उनको मूव कर सकता है, इधर उधर हिला डुला सकता है फ्रीली, यानी स्वतंत्र रूप से इधर उधर इसको कर सकते हैं, इसलिए स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और फिर इसे देन यानी फिर, इट इज ऑल्सो कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और ये भी जो है कन्वीनियंट सरल होगा, कीप इट टाइडी उसको स्वस्थ और व्यवस्थित और साफ रखने में भी जो है सरल रहेगा। नेक्स्ट है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8, और इस प्रकार ये इन्होंने तय किया गया, इट वॉज डिसाइडेड तय किया गया कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन, किचन के पास वाला जो कमरा है, एडजेसेंट यानी बगल वाला जो कमरा है, शुड बी 10x8, और वो 10x8 का रहना चाहिए।
The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. आंगन है वो अहाता थोड़ा सकरा होगा, लिटल नैरोअर थोड़ा सकरा होगा, बट डिडंट मैटर मच, लेकिन इसका कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल द रेस्ट हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब प्रावधान कर दिया गया, रेस्ट यानी बाकी सब चीजें, ऑल द रेस्ट यानी बाकी सब चीजों के बारे में प्रावधान कर दिया गया है। एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन, और जो है प्रारूप, जो प्लान है प्रारूप यानी योजना, प्रारूप को सबमिट कर दिया, जमा करा दिया है, किसके लिए? अप्रूवल, अनुमोदन के लिए कॉर्पोरेशन यानी निगम में, नगर निगम में इस प्रारूप को अनुमोदन करने के लिए जो है प्रस्तुत कर दिया गया है। सबमिटेड प्रस्तुत कर दिया गया है, यहाँ पर जमा करा दिया गया यानी प्रस्तुत कर दिया गया है। मिसेज मलिक टूक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मिसेज मलिक जो है वो मकान के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, मकान के निर्माण में अनटायरिंग इंटरेस्ट, अथक रुचि दिखाते हैं, अथक रुचि दिखाते हैं यानी नहीं थकने वाला इंटरेस्ट दिखाती हैं। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विथ हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, और उनको निर्माण स्थल पर, साइट यानी निर्माण स्थल पर जो है सीन स्टैंडिंग खड़े हुए देखा जा सकता था, विथ हर अम्ब्रेला उनके छाते के साथ, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन भर उन्हें, जहां निर्माण स्थल है, मकान बन रहा था, वहां पर पूरे दिन भर छाते लेकर के खड़े देखा जा सकता था। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, और वे हर एक चीज का जो है बारीकी से निरीक्षण किया करती थी, सुपरवाइज करती थी। एट टाइम्स शी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन एंड अदर्स, और कभी कभी यानी एट टाइम्स समय पर जब जरूरत पड़ती, शी वुड गिव हैंड यानी वो थोड़ी मदद कर देती, हैंड का मतलब हाथ देने से का मतलब है थोड़ा सहयोग कर देती। मेसन यानी जो राजमिस्त्री कारीगर थे और दूसरे लोग थे, उनका वो जो है आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करती थी, उनका हाथ बटाती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, और वह सबसे पहले निर्माण स्थल पर आ जाती, कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल पर, अराइव यानी पहुंचना, पहुंच जाती, फर्स्ट यानी सबसे पहले। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और सबके जाने के पश्चात वो वहां से रवाना होती। शी इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, और वो इंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना चाहती थी कि देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री है उसकी बर्बादी न हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो लेबर है, मजदूर हैं, वो आइडल यानी बिल्कुल कुछ नहीं कहे, ऐसे फालतू न बैठे रहे। नेक्स्ट है बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड। बिफोर लॉन्ग का मतलब है यहाँ पर शीघ्र ही, द हाउस वॉज कंप्लीटेड, घर है वो बन करके तैयार हो गया, पूरा हो गया उसका काम। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, और मिसेज मलिक हैं उन्होंने इंसिस्टेड का मतलब जोर दिया कि शी शुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, और इस घर के लिए वो बिल्कुल नया फर्नीचर बनवाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वो पुराने फर्नीचर को यानी नए मकान में घुसने नहीं देगी, एंटर यानी प्रवेश करने नहीं देगी, किसको? पुराने फर्नीचर को। नेक्स्ट है नॉट ए पीस ऑफ इट, एक भी चीज, पुरानी चीज है वो नए घर में नहीं घुसने देगी यानी नहीं ले जाएगी। दोस्तों वीडियो के नीचे इस तरह का जो शेयर का आइकन है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह खुल जाते हैं, तो वहां से व्हाट्सएप पर क्लिक करके आप अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट है दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ द प्लान्स टू शिफ्ट, जब इसी बीच में वे योजना के बीच में ही जो है इस मकान में आने की योजना है, योजना के बारे में ही सोच रहे थे, इसी बीच में when the learnt that the house had been acquired by the government, और तभी उनको पता चला कि सरकार ने उनके मकान को एक्वायर्ड कर लिया है, अधिकृत कर लिया है। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस, और उसके कारण मिसेज मलिक है वो बहुत ही फ्यूरियस हो गई, क्रुद्ध हो गई, क्रोधित हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट
असेस्ड। लेकिन अगले ही क्षण, नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण मिस्टर मलिक ने मेंशन्ड यानी उन्हें बताया द रेंट असेस्ड, यानी मूल्यांकन के बाद तय किराए की बात की उन्होंने। असेस्ड का मतलब मूल्यांकन के बाद जो किराया तय किया उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया। सी क्वाइटन डाउन, और फिर वह शांत हो गई, क्वाइट शांत। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in colony. जब वो मकान की सुपरवाइजिंग कर रही थी, उसकी देखरेख कर रही थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, मकान के निर्माण के दौरान, तो शी हैड कल्टिवेटेड लव, उसने लोगों के साथ प्रेम भरा जो व्यवहार किया, एंड हर नेबर्स, उसके पड़ोसी बनाए, एंड मेड फ्रेंड्स, पड़ोसी और मित्र जो बनाए उस कॉलोनी में। She thought of various plans for doing up the house, और उन्होंने जो है मकान को कई योजनाएं बनाई थी। वेरियस प्लान, उन्होंने कई योजनाओं के बारे में सोचा था। फॉर डूइंग अप द हाउस यानी मकान को सुसज्जित करने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, और अब जो है उसे एवरीथिंग यानी हर एक उस चीज को, उन सभी चीजों को जो है हैड टू बी फॉरगॉटन यानी भुलाना पड़ रहा था। नेक्स्ट है देन दे वर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली, और तभी दिल्ली से फिर उनका जो है स्थानांतरण कर दिया गया। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, और मिसेज मलिक है वो उससे प्रसन्न थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, क्योंकि अब वह अपने मकान को नहीं देखेगी, और रिग्रेट नो बीइंग एबल टू लिव इन इट, और रिग्रेट यानी पश्चाताप, बीइंग एबल टू लिव, उस मकान में रह नहीं पाए उसका पश्चाताप भी उन्हें नहीं होगा क्योंकि यहां से इनका ट्रांसफर हो गया है। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड, और इस प्रकार से पर्याप्त किराए की राशि के बारे में सोचकर वो कंसोल्ड यानी सांत्वना देती है, अपने आप को महसूस करती है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाने के बाद दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म्स ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, यानी उन्हें कई वर्षों तक, मेनी मोर ईयर्स, कई वर्षों तक उन्हें जो है इंतजार करना पड़ा। वापस पोस्टिंग इन दिल्ली, वापस किसी प्रकार से उनकी पोस्टिंग है वो दिल्ली में हो जाए, उसका इंतजार करना पड़ा। इन द मीनवाइल, और इसी दौरान मिसेज मलिक मदर इन लॉ पास्ड अवे, और उसी दौरान जो है श्रीमती मलिक की जो सास है वो चल बसी, उनकी मृत्यु हो जाती है। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, और उनकी पुत्री की भी शादी हो जाती है, विवाह हो चुका था। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, और इस प्रकार वे सौभाग्यशाली थे, लकी यानी सौभाग्यशाली थे कि देयर हाउस हैड बीन रेंटेड, उनका जो घर है, मकान है, वो सरकार को किराए पर दे रखा था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडअप, और निजी किराएदार, प्राइवेट यानी निजी, और टेनेंट्स मतलब किराएदार जो होते हैं वो काफी सिरदर्द होते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और जो प्राइवेट किराएदार होते हैं इनकी जो है उनकी शिकायतों का कोई अंत नहीं होता, नो एंड, और डिमांड्स और उनकी मांगों का कोई अंत नहीं होता। एंड देन, और फिर they are more often than not irregular in the payment of rent, और जो है वे फिर जो है किराए चुकाने में काफी अनियमित होते हैं। irregular in the payment यानी अनियमित रूप से वो किराया चुकाते हैं, समय पर नहीं चुकाते। मिसेज मलिक हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, मिसेज मलिक का जो मकान है वो सरकार द्वारा लिए जाने के कारण द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और प्रत्येक महीने, हर माह उनका जो किराया है वो समय पर बैंक द्वारा नियमित रूप से उनके खाते में जमा हो जाता था। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनके पुत्र की शादी जो है बाकी थी, बचा था। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड, और मिस्टर मलिक सोचते थे, मिस्टर मलिक थॉट दैट ऐसा सोचते थे कि दे वुड रादर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड, और अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व ही वो इस जिम्मेदारी से निपट जाएंगे।
देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके पुत्र का भी अब विवाह हो चुका था। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक हैं वो अपनी सेवानिवृत्त हो चुके थे नौकरी से। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका जो मकान है वो अभी भी सरकार ने रिलीज यानी मुक्त नहीं किया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विथ देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, और मिस्टर मलिक और उनकी पत्नी जो है अपने पुत्र, देयर सन एंड डॉटर इन लॉ, अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ ही लिव्ड इन ए रेंटेड हाउस, किराए के मकान में रह रहे थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम, और मिस्टर मलिक हैं वो लगातार अपने मकान को छुड़ाने के लिए स्टिल फाइटिंग, अभी तक वो उससे लड़ रहे हैं सरकार से, रिलीज यानी मुक्त कराने के लिए ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड, जब उनका अंत है वो समीप आ गया है, समय आ गया है, तब तक वे उस सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं मकान को मुक्त कराने के लिए। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे, और इस प्रकार वे अपने स्वयं के घर में एक दिन भी रहे बिना ही वो भी पास्ड अवे गुजर जाते हैं, चल बसते हैं। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी-रिक्विजिशन, अब 3 महीने के भीतर उनका मकान का है अधिग्रहण है वो छोड़ दिया गया। 3 महीने के दौरान डी-रिक्विजिशन यानी उसको अधिग्रहण है वो छोड़ दिया गया। मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अब श्रीमती मलिक से जो अधिक मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक, यानी मिसेज मलिक से ज्यादा इच्छुक है उनकी पुत्र वधू टू शिफ्ट हर ओन हाउस, अपने स्वयं के घर में जाने के लिए मिसेज मलिक से ज्यादा उनकी पुत्र वधू है वो इच्छुक थी। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जो ही उन्होंने मकान पर कब्जा जो है वापस सौंपा गया, पोजेशन यानी उनका अधिकार, उनका कब्जा है, रिस्टोर्ड यानी वापस सौंपा गया। शी हैड इट पेंटेड, उन्होंने उसमें पेंटिंग करा दी, एंड पॉलिश करा दी, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और वहां शिफ्ट होने की, वहां जाने की तैयारी है वो शुरू कर दी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, और जो फर्नीचर का व्यापारी है उसको आदेश दे दिया गया, सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज, यानी कई सारी चीजों भिजवाने के लिए आदेश कर दिया, विच ही डिड, जो उसने भिजवा दी। नेक्स्ट है दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें सोमवार की सुबह जाना था, वहां पर शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे ही वे जागे, दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, और उन्होंने पाया कि बरसात हो रही थी। द डाउनपोर वाज रादर हैवी, और बरसात है वो बहुत जोर की थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने बहुत इंतजार किया, इंतजार करते रहे। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, और मिसेज मलिक के पुत्र के ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि वे जो है दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, वो शाम को वहां पर चले जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर बरसात है वो होती रही, थ्रू आउट पूरे दिन। इट वॉज रेनिंग एज हेविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और शाम को भी भारी वर्षा, एज हेविली एज यानी जितनी सुबह में हो रही थी उतनी भारी वर्षा शाम को भी हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार का दिन शुभ होने के कारण, बीइंग यानी कारण, ऑस्पिशियस यानी शुभ, सोमवार का दिन शुभ होने के कारण मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इट इफ दे कुड, और मिसेज मलिक इसलिए वो शुभ दिन मान करके वो वहां पर शिफ्ट होना चाहती थी, मकान को बदल लेना चाहती थी अगर संभव हो सके तो। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ का ख्याल करते हुए, आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर, अपनी माँ का ख्याल करते हुए, उसके बारे में विचार करते हुए, कंसिडर, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दाउ इट कंटिन्यू टू रेन हेविली, उसने वहां पर जाने का तय कर लिया, यद्यपि भारी बरसात हो रही थी फिर भी, इवन दाउ कंटिन्यू टू रेन हेविली,
यद्यपि भारी बरसात हो रही थी, फिर भी अपने माँ के विचार, अपने ख्याल आया, इसलिए उसने निर्णय कर लिया वहां पर शिफ्ट होने का। They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move. उन्होंने, अब सेंट का मतलब भेजना होता है, लेकिन यहाँ पर मंगाने से है। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी मंगाई। इसलिए अंग्रेजी में कुछ भी हो सकता है, आप लोग किसी भी मीनिंग का वही अर्थ जो आपने याद किया वो नहीं हो सकता। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने टैक्सी मंगाई। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, देयर ओन कार, यानी उनके स्वयं की कार के अतिरिक्त उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और उन्होंने वहां पर एक औपचारिक स्थान, फॉर्मेलिटी कर देते हैं, आज वहां कुछ सामान वहां रख आते हैं, यानी मुहूर्त हो जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने सोचा। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और बाकी सामान है वो बाद में भी ले जाया जा सकता है। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, यानी बरसात है वो लगातार बिना रुके जारी थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की पीछे वाली जो सीट है, बैक सीट पर उसकी माँ बैठे हुए। मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, और मिसेज मलिक है वो अपनी पुरानी यादों में वहां पर खो जाती हैं, और उस मकान के बारे में जो उन्होंने बनाया वगैरह, उन सब चीजों के बारे में, क्या क्या उनके साथ हुआ, उन सब के बारे में वो सोचने लग जाती हैं और अपनी यादों में खो जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर ए रूम 10x8। यहाँ से आगे मिसेज मलिक के साथ में क्या क्या होता है और उसके बारे में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप इस भाग को अच्छी तरह से समझें, इसके कठिन शब्दों को भी याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।